हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी नीट के एग्ज़ाम को जैसे सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, एग्जैक्टली 4 महीने बचे हुए हैं। तो अभी ये 4 महीने कैसे यूटिलाइज़ करने हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे रिविज़न करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नीट की एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, वो 7 मई को होने वाला है, जैसे हर साल होता था। और अब अच्छा हुआ रेगुलर शुरू हो गई है नीट होना। अभी हम बात करेंगे हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली। स्टार्टिंग करते हैं बायो से। तो बायोलॉजी में आपका जितना भी पढ़ के हुआ है, समझो आपकी कहीं पे कोचिंग है और कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि मार्च तक कुछ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या फेब तक, जैसे भी आपका जितना भी हो रहा है, तो आपको कोचिंग के साथ ही चलना है। अगर आपकी कहीं ऑनलाइन कोचिंग है और आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप जितना मतलब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है वो। अगर आप जितने जल्दी करना चाहते हैं, जितने जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पर साथ में उसके उतना परफेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हैं जल्दी करने के लिए बस, और परफेक्शन कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात ये कि जो अब तक जितना पढ़ के हुआ है उसकी रिवीजन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करते तो वो उसी बराबर है कि आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है। वो उतना ही उसका वैल्यू रह जाएगी कि आपने उसको कभी पढ़े ही नहीं हो। इसलिए उसकी रेगुलर रिवीजन करते रहना बहुत ज़रूरी है। तीनों सब्जेक्ट के लिए अभी ऐसे ही होना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट का जितना भी हो सके रोज़ का थोड़ा बहुत रिवीजन उसका करते ही रहो। अभी जो करंटली आपकी पढ़ाई चल रही है, जितने चैप्टर्स बचे हैं होने के, उनको भी पढ़ना है, लेकिन साथ में जो पुराने चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप जितने भी आपके चैप्टर पढ़ के हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर बोले तो आपके जितने भी आप मिला सकते हैं उतने पढ़ना शुरू कर सकते हैं अभी से। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इसको पेंडिंग मत करो। अभी आपके पास टाइम है, फिर भी 4 महीने का टाइम है, वो जो काफ़ी हो जाता है। तो अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है उस टॉपिक पे। आप अपने कंपटीशन से 10 गुना आगे बढ़ जाते हैं, 10 गुना आगे रहते हैं आप लोगों से, अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर। जैसे कि आपने मेरी पिछली नीट प्रिपरेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो गलत हुए क्वेश्चन हैं आपके, जो भी आप सॉल्व करते हैं या आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी आपने एक अलग से बुक बनानी है। उस बुक में आपने वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं। तो अभी ध्यान से सुनो कि मैं ये तो मान के चलूँगा कि आपने तीनों सब्जेक्ट के लिए कर चुके हो, और अगर नहीं किए हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आप फिर से वो पूरे जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं आपके जो गलत हुए, उन सब के थ्रू जाओ। जो जो आपकी गलती हुई है सबको एक अलग से बुक में निकाल के रखो। और अब हम जैसे बायो की बात कर रहे थे, तो वो जो बायो की जो बुक है जो गलत की है क्वेश्चन की, उसको आपने फिर से पढ़ना शुरू करना है। रेगुलर तो आप पढ़ ही रहे थे अभी तक, लेकिन अब आपको फिर से वही क्वेश्चन बार बार पढ़ने हैं। आप अपनी गलतियाँ सुधार चलो, आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, बिल्कुल आपका रैंक ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अगर बायो के कंसेप्ट में थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो आपने वो, अगर आपकी कोचिंग में वो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी उसको सुधारने की कोशिश करो, पर आपने वो एक भी गलती रखनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी और जितने भी आपके बायो के नोट्स है उसको आप जितनी बार पढ़ सकते हैं आपने पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बायो पे ही पढ़े रहे, बायो पे ही लगे रहे। आपके पास केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी है पढ़ने के लिए, तो तीनों को बराबर टाइम आपको देना है। और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो आप एमबीबीएस के सपने देखना भूल जाइए, क्योंकि वो ऐसे भी नहीं मिलने वाला है। आपको तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना ही होगा। भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी से बिल्कुल मत सोचो, ओपन में कम्पीट करने का हमेशा माइंडसेट रखने का। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 2-3 पार्ट मिल जाएंगे। उसमें एक इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, आपका फिजिकल है, ठीक है। तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का कैसा है, उसको फिज़िक्स के टाइप से ही पढ़ना पड़ता है। उसमें आपको न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूले चाहिए, फार्मूले के लिए आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए, कहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिस से ही आता है। इसमें भी सेम चीज़, आपको जो भी पुरानी गलतियाँ हुई है आपको गलतियाँ निकाल लेनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो, जितना जितना आपका हर दिन होता है। लेकिन साथ में अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है, पढ़ने का पेंडिंग है, और आपका ट्यूशन में पढ़ा के भी होने का है, तो आपने सब धीरे धीरे करना है। एकदम अभी से घाई मत करो, 4 महीने हैं। लेकिन
अभी से सीरियस भी हो जाओ। अगर कोई पढ़ने नहीं लगा है तो अभी से सीरियस हो जाओ। 4 महीने में आप कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। सो अभी से निराश मत होना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपके रिएक्शंस है। रिएक्शंस के लिए आपने जितना ज़्यादा उस रिएक्शन को बार बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करते हो, उतनी ज़्यादा वो आपकी रिएक्शन स्ट्रांग होगी। आपको एनसीईआरटी के बाहर की कोई भी रिएक्शन नहीं पूछने वाला है। जो भी है सब एनसीईआरटी पे बेस रहेगा। आप ऐसा करो, आप ऐसा कीजिए, आपको अगर ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करना है तो किसी भी एक चैप्टर की रिएक्शन पहले पूरी पढ़ लो, उसको पूरा याद कर लो, हर रिएक्शन का नाम के साथ जो, और स्पेशली जो नेम वाली रिएक्शन है, हर रिएक्शन का पर्टिकुलर नेम है, वो रिएक्शन तो स्पेशली याद रखना है। तो ऐसे एक चैप्टर की आपने रिएक्शन याद कर लिए और उसके बाद में बुक बंद करके आपको खुद होके सारी रिएक्शन एक पेज में उतार लेनी है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी मिस्टेक करने की बहुत ही कम संभावना होगी। और ऑर्गेनिक के लिए भी आप जितने डिफरेंट टाइप के इसके प्रॉब्लम्स पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपने करना चाहिए। जितने डिफरेंट टाइप से लॉजिक लगा के इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, आपने इसको करना ही चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत ही फुकट के मार्क देने वाला जैसा टॉपिक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी ही थरोली पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, साथ में इस पे भी जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज़्यादा कनेक्शन जोड़ सकते हैं हर टॉपिक पे, आपको वो करना चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली। क्योंकि इनऑर्गेनिक में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह से आपको इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है। जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं, जितने भी आपको याद आती है, अगर आप खाली टाइम में बैठे हैं तो जस्ट आंख बंद कर लीजिए और जितने ज़्यादा रिएक्शंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, याद में ला सकते हैं, उतने करने की कोशिश करो। उससे वो और टॉपिक वो स्ट्रांग होगा आपका। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में आपका जितना भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुका है, जितना होने का है, तो अभी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कुछ ही चैप्टर्स बचे होंगे जो कंप्लीट होने के होंगे। बाकी मैक्सिमम तो आपके पढ़ा के भी हो गए होंगे, पढ़ के भी हो गए होंगे। तो जितने पढ़ के हुए हैं उनको आपने बार बार उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने, अलग अलग जितने भी आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा मत करना कि एक ही चैप्टर पे भिड़ जाना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करो उतने कम होते हैं, और पर्टिकुलर बुक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं उसमें। तो एक ही चैप्टर पे मत भिड़ जाओ, सारे चैप्टर को बैलेंस करके रखो। साथ में तीनों सब्जेक्ट को भी अपने बैलेंस में करते हुए चलना है। फिज़िक्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फार्मूले की डायरी बनानी है, तो अभी ये समय आ गया है कि आप वो फार्मूले की डायरी बार बार रिवाइज करते रहिए। जितने भी आपके रॉन्ग हुए प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके रॉन्ग हुए थे अब तक, उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको फिर से पढ़ना है, फिर से बार बार देखते रहना है। जो आपकी गलतियाँ हुई है उसको बार बार सुधारते रहो। ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, आपके रैंक आपके आगे ज़रूर जाएगी इससे। और अगर फिज़िक्स में आपका एक भी प्रॉब्लम, जैसे कोई चैप्टर है उसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा भी प्रॉब्लम बच जाता है ना पढ़ने का, या आपको नहीं समझता है, तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करो। उस पे भिड़ जाओ जब तक वो आपकी छोटी सी भी गलती इनकम्प्लीट नहीं हो जाती ना, छोटी सी भी गलती आपकी मिट नहीं जाती, तब तक आपने पढ़ाई करते ही रहनी है। चाहे किसी से भी पूछो, दोस्त से पूछो, टीचर से पूछो, या ऑनलाइन देखो, कुछ भी करो, पर आपने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपका कि आपका कोई भी मार्क कटे एग्ज़ाम में। और फिज़िक्स के लिए लास्ट लाइन तो यही है कि जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट क्लियर होते जाएगा, उतनी ज़्यादा आपको खुद में जो कमियां हैं वो आपको समझेगी कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। इस हिसाब से आप जितना ज़्यादा इस पर वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट क्लियर होते जाएगा। ये तो बातें हो गई तीनों सब्जेक्ट की कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अब मैं कुछ जनरल बातें बताऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट गलती बच्चे ये करते हैं कि आप एक अपना गोल जो सेट करते हो ना, गोल ऐसा सेट करते हो जैसे आपको इस साल का कट ऑफ इतना था, समझो आपको 600 मार्क लाने, मान के चलो कोई बंदा 600 का गोल सेट कर रहा है। अब जब वो 600 का गोल सेट करेगा तो सबकॉन्शियसली वो उतनी ही पढ़ाई करेगा जितनी उसको 600 मार्क लाने के लिए ज़रूरी है। और जितनी वो पढ़ाई करेगा, जैसे 600 की वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको आएंगे कितने, 450 या 550 मार्क ही आने वाले हैं। तो आपको अपना इसमें एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। जितना सिलेबस आपको दिया हुआ है, जितना भी सिलेबस आपका, जैसे फिज़िक्स में एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स है,
तो आपको उतने चैप्टर्स करने ही करने हैं। उसमें ऐसा मत सोचो कि मुझे इतना ही पढ़ना है या इतना पढ़ने से हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जितना सिलेबस आपके पास दिया हुआ है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं एक चैप्टर जाने दूंगा क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आपके पास दिया पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मौका मत छोड़ो अपने क्वेश्चन पेपर के लिए कि आपको वो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन ना जमे आपसे। ऐसा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे ये लागू होता है। कोई भी गलती मत करो, कुछ भी कसर मत छोड़ो आपकी पढ़ाई में। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात ये कि अभी के समय में जितनी भी आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको पढ़ाई में मदद करे या आपको आगे बढ़ने में मदद करे, या ये तो ना हो तो चलेगा, एटलीस्ट आपकी टांग ना खींचे कोई, आपको नीचे लाने की कोशिश ना करे। कैसे, मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस जहाँ जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, भाई मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए। ये क्या करते हैं, बस अपनी निगेटिविटी आप पे डालने की कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, और इससे नुकसान आपका ही होता है। तो ऐसा आप खुद भी मत करो, और अगर आपके साथ कोई करता है, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, या तो आप उसको एक बार समझाने की कोशिश करो, और नहीं समझ रहा है तो भाई आप अपने लिए उससे दूर हो जाइए, अपने फ्यूचर के लिए। जितना ज़्यादा आप ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे ना, सबकॉन्शियसली आपका भी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात ये कि जो टेस्ट पेपर होते हैं आपकी कोचिंग में, आप वो टेस्ट पेपर बिल्कुल भी स्किप मत करो। चाहे कैसे भी हो, आपकी पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो, आप वो टेस्ट पेपर देने जाओ ही जाओ। आप कितने मार्क आ रहे हैं उस पर बिल्कुल मत सोचना कि ये मार्क अभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाले, बट अगर आप जाएंगे तो आपको एटलीस्ट दो चीज़ें होगी, आपको पेपर मिलेगा, और अगर पेपर नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ी सी शर्म तो भी ज़रूर आएगी कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा, क्योंकि बाकी लोगों ने तो इस समय कर लिए लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये आपकी मेंटालिटी रहेगी और आप इसी तरह से ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। तो टेस्ट पेपर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको टेस्ट कैसे देने हैं, तो आपने 2 या 3 राउंड में आपके पेपर सॉल्व करने हैं। पहले राउंड में वो सॉल्व करो जो आपको 100% क्वेश्चन जम रहा है, जो जिस पे आप 100% श्योर है कि इसका आंसर यही है, तो पहले राउंड में आपने वही सॉल्व करने हैं सिर्फ, और उसको एक अलग तरह से टिक करके रखना। दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जो आप थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। उनको आप अलग तरह से टिक कर सकते हैं। और तीसरे राउंड में ऐसे जिस क्वेश्चन का आपको अता पता भी नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो करो, या नहीं करो आप पे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर की बात कर रहा हूँ, और घर में जाके इसका पूरा आपको एनालिसिस करना है कि मेरे से जो 100% जो आपको लग रहे थे कि आपको 100% श्योर है, उसमें भी आपने क्या गलती की है, और ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व किए, उसमें कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। इससे आपको खुद की क्षमता का पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल करते भी है तो वो सही होते हैं कि गलत, ये आपको अच्छी तरह से समझेगा। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका कोचिंग में जितना भी स्कोर आता है, आपने वो चाहे कम आए, ज़्यादा आए, या पेपर आप नहीं भी दे रहे, स्किप कर रहे, तो ये सारी बातें जो है ना, आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर बतानी है, उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है। जितना भी स्कोर आता है आपको अपने घर में ज़रूर बताना है। क्योंकि अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको मोटिवेट करेंगे कि एटलीस्ट शाबाशी तो देंगे, और अगर आपका बुरा स्कोर आ रहा है तो आपको थोड़ी सी शर्म लगेगी घर पे बताने के लिए, और उससे आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, या फिर मम्मी पापा भी थोड़ा सा कुछ इमोशनल हो के कुछ सुना दे तो उससे भी आप ज़्यादा पढ़ने लगेंगे। तो इसमें फ़ायदा आपका ही होगा। और ये ऐसा समय है जो बहुत क्रूशियल समय अभी शुरू हो गया है, तो आपने अभी तो भी कम से कम सोशल मीडिया या किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन आपने ज़रूर छोड़ देना चाहिए। उसको कम से कम एग्ज़ाम तक तो उससे दूर ही रहो। चाहे आपका फालतू का टाइम पास करना हो या इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, ये आपने कम्प्लीटली इसका त्याग करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपका कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपको। आप फालतू की निगेटिविटी उसमें कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया में, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ, जिससे आपका पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है।
अगर आपको सच में ही कुछ अपना मन हल्का करना है तो आप अपने दोस्त से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, या कोई भी आपका करीबी उससे बात करो, बट ये सोशल मीडिया वाले चक्कर में मत ही जाना। और यदि आपको इतना समय होने के बाद भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तो यार कुछ भी करो, आपका मोटिवेशन जगाओ। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, आपको इतना उम्मीद लेके आप पे पैसा खर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं, या ये भी नहीं जमता है आपसे, आपको ये चीज़ मैटर नहीं करता, ये भी आपसे नहीं जमता है, तो आप ये सोचो कि मेडिकल लाइफ कैसी होती है, कितना अच्छा लगता है डॉक्टर होने के बाद। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी अपने आप को लालच दो, कैसे भी अपने माइंड को बुद्धू बनाओ, बट आपने कैसे भी पढ़ाई शुरू करनी है, आपका इंटरेस्ट बनाए रखना ही रखना है। या आप कॉम्पिटिटिव वाले हो कि भाई मतलब इसने मेरे से ज़्यादा मार्क लाया तो लाया कैसे, ऐसे वाले हो तो ऐसा ही सोचना शुरू कर दो और इसी से पढ़ाई शुरू कर दो। कुछ भी करो, अपने आप को पढ़ाई पे लगे रहने दो, आप पढ़ाई से बिल्कुल विमुख ना होइए। सो नीट एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड आई होप आप ये 4 महीने जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप नीट में ज़रूर सफल होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। एंड जब नीट का 1 महीना बचा रहेगा तब भी मैं एक वीडियो इस पे ज़रूर बनाऊँगा कि आपने वो 1 महीने को कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।